हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी का 1 से लेकर 100 तक का ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मेट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मेट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है ददई सिंह यादव, ऑप्शन बी में दिया गया है ललई सिंह यादव, सी में दिया गया है रूपक सिंह यादव और डी में दिया गया है ललन सिंह यादव। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को ही नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल ये बोला गया है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। दोस्तों सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो दोस्तों सेन साहब की लड़कियों की संख्या 5 थी। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 5। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि प्रत्यय हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे यहाँ पे अग्रगजा में देख लीजिए तो अ और जोड़ ग्रजा इसे मिला होगा तभी ये बना होगा अग्रगजा। तो यहाँ पे प्रत्यय कौन सा होगा, तो ग्रजा होगा, यानी ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला गया है मदन किसका बेटा है। दोस्तों अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि मदन जो है वो गिरधर लाल का बेटा है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 में दिया गया है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इंग्लैंड की महारानी का नाम है महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की जो उपाधि थी वो किसे प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स मुलर को प्रदान किया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन 7 में बोला गया है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदी कविता में प्रपदवाद के जो प्रवर्तक हैं वो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 की बिल्कुल सही जवाब की बात करें तो यहाँ पे सात हो जाएगा, क्योंकि ये जो शुद्ध वर्ड होगा ना वो आत्म हो जाएगा और आत्म में कहीं ना कहीं सात मिला होगा तो ये कुल वर्ड बन गया होगा आत्मसात। यानी जैसा कि आप सभी को मालूम होगा प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है तो आत्मसात में अंतिम में जुड़ने वाला शब्द सात है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन 9 में बोला गया है विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 की आंसर की बात करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से ही विचार और वितर्क नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देख लीजिए। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना किसे निरूपित करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ये निरूपित करता है सौंदर्य बोध और प्राकृतिक तथा सांकृतिक चेतना को। अगला सवाल में बोला गया है कि घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम का माने ही होता है विपरीत। तो दोस्तों घृणा का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। घृणा का मतलब होता है नफरत और नफरत का उल्टा होता है प्रेम, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में बोला गया है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, यानी हवा क्या होता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, उभयलिंग होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। दोस्तों याद रखिएगा हवा जो है वो स्त्रीलिंग होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, हवा बह रही है, नहीं बोलते हैं कि हवा बह रहा है, हम लोग बोलते हैं हवा बह रही है। अतः हवा जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा।
अगला सवाल में बोला गया है कि कुल 4 आदमी हैं। अब यहाँ पे जो रेखांकित पद है कुल 4, ये कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कुल 4 जो है वो संख्यावाचक है, ठीक है, यह एक प्रकार का संज्ञा है, इसीलिए बोलेंगे कि ये संज्ञा पदबंध है। उसके बाद में क्वेश्चन 14 को देख लीजिए। क्वेश्चन 14 में बोला गया है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, क्या वाक्य है? तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब सरल वाक्य हो जाएगा, यानी उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये जो वाक्य है वो सरल वाक्य है। अगला सवाल है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो यहाँ पे नक्षत्र लोक जो है वो गुणाकर मूल्य लेखक की कृति है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में यहाँ पे बोला गया है कि जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए, तो जिसकी उपमा दी जाए उसे के बोलते हैं उपाधि, यानी क्वेश्चन 16 का सही जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए। कितने शुल्क लगता है? क्वेश्चन का सही जवाब डी होगा, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देख लीजिए। क्वेश्चन 17 में बोला जा रहा है मराठी भाषा की लिपि क्या है? जैसा कि हम सभी का जो भाषा है हिंदी, उसका जो राष्ट्रीय लिपि है वो देवनागरी है, उसी प्रकार से मराठी भाषा की लिपि के नाम भी क्या है? तो देवनागरी है। उसके बाद में है कि धारा नगरी में कौन सा परमार शासक विधानुरागी थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो भोज ऐसे शासक थे जो धारा नगरी के परमार शासक विधुनरागी थे। उसके बाद में है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है? तो अगर आप कक्षा 10वीं का कहानी पढ़े होंगे उसमें महाविद्यालय एक नामक कहानी के बारे में संग्रह मिलता है, तो ये जो कहानी है ये कितनी संरचना है? तो क्वेश्चन 19 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की रचना संग्रह है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 में दिया गया है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? अगर आप बहादुर नामक कहानी को पढ़ेंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि बहादुर क्या किया था कि भैंस को बहुत मारा था, इतना मारा था कि भैंस दौड़ते दौड़ते बहादुर के माँ के पास आ गई थी, तो माँ उसको समझ गई कि बहादुर जरूर भैंस को मारा पीटा होगा, यही कारण है कि भैंस मेरे पास दौड़ते दौड़ते आ गई है। इसी बात को गुस्सा में आकर बहादुर की माँ बहादुर को बहुत मारती है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बहादुर ने भैंस को मारा था। उसके बाद में क्वेश्चन 21 को देख लीजिए। क्वेश्चन 21 में बोला गया है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो हिटलर एक ऐसा शासक था जिन्होंने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 22 में काफ़ी सिंपल सवाल दिया गया है, बोला जा रहा है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं होता तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या होती? अब जाहिर सी बात है कि यदि कोई भी मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं होगा तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं होगी, तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी होगा, नियामक नहीं है। उसके बाद में बोला गया है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे उसमें 23 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। गुदड़ी का लाल का मतलब होता है कि गरीब के घर में गुणवान बच्चा का उत्पन्न होना, उसको हम लोग बोलते हैं कि गुदड़ी का लाल। अगला सवाल देख लीजिए, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि गणेश को हम लोग कहते हैं गणपति, गजानन, लंबोदर भी कहते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो लंबोदर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 25 को देख लीजिए। क्वेश्चन 25 में बोला गया है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो आसान भाषा में जान लीजिए कि जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रतिदिन को देख लीजिए, प्रतिदिन का जो ये शब्द है ना, ये अव्यय होने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अनपढ़ को देख लीजिए, अनजान को देख लीजिए, आजन्म को देख लीजिए, शक्ति भर को देख लीजिए, यथाशक्ति को देख लीजिए, ये जितने भी उदाहरण हम आप सभी बता रहे हैं ये सभी है अव्ययी भाव समास के उदाहरण। उसके बाद में क्वेश्चन 26 में बोला गया है कि यशोधरा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो जब भी यशोधरा शब्द का सही संधि विच्छेद बनाइएगा ना तो ये बनता है यशः जोड़ बनता है धरा। तो दोस्तों यशः जोड़ धरा ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए होगा, यशः जोड़ धरा बराबर यशोधरा।
है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है। उसके लिए आप सभी को मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा या questionforexam.com पे भी वेबसाइट पे जाके सभी सेट का स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सभी देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 से बोला गया है कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसके लिए आपको 4 वाक्य इस प्रकार से दिए जाएंगे। चारों वाक्यों में से ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। एक सही वाक्य दिया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया गया शब्द तो केवल संकेत है, ये जो वाक्य है ये शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल क्वेश्चन 28 में बोला गया है कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीली के यहाँ ही कवि घनानंद जो थे वो मीर मुंशी का काम किया करते थे। अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देख लीजिए। क्वेश्चन 29 में बोला गया है जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। यानी जन्म लेने के तुरंत 6 घंटे बाद में कौन ऐसे कवि हैं जिनके माता का मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था। तो उस कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत, जो कि आप सभी कक्षा 10वीं हिंदी में भारत माता नामक कविता की रचना की हुई है। याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत जी एक ऐसे कवि हैं जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 30 में देख लीजिए। क्वेश्चन 30 में बोला गया है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस पंक्ति से लिया गया है। ये जो लाइन है वो कौन सी कविता के माध्यम से ली गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 30 का सही जवाब से नहीं हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। उसके बाद में एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एक वृक्ष की हत्या जो कविता है वो कुंवर नारायण की रचना है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और इसके बाद में क्वेश्चन 32 में बोला गया है बीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बीरेन डगवाल का पहला कविता संग्रह का नाम है दुष्चक्र में श्रेष्ठा। और इसके बाद में बोला गया है प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन सा है। प्रकृति सौंदर्य के कविता के लिए विख्यात जाने माने जो कवि का नाम है उसे हम लोग कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जो प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में बोला गया है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया है। तो क्वेश्चन 34 का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु नानक। और इसके बाद में अगला सवाल है नगर संवेदना के कवि कौन है। काफ़ी सिंपल सवाल है, उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा। नगर संवेदना के जो कवि हैं वो है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कई बार मैट्रिक एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया गया सौ ही इसका पूरा नाम होगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उसके बाद में क्वेश्चन 36 में बुलाया गया है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 36 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा हिरोशिमा। एक ऐसा कविता है जो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। उसके बाद में अगला सवाल है गुरु नानक के पद हैं, यानी गुरु नानक के जो पद हैं वो कौन से पद हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा राम भक्तिमय गीत जो है वही गुरु नानक के पदों में से एक है। उसके बाद में कुछ 38 में बोला गया है रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, यानी रसखान जो कवि हैं इसके द्वारा कृष्ण लीला का जो गान किया गया है वो किस पद में किया गया है। तो दोस्तों कुछ 38 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा सवैयों में किया गया है, यानी ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 39 में दिया गया है कि कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य की रचना किस भाषा में की गई थी। तो दोस्तों कवि जो प्रेम घन हैं उनके द्वारा अधिकांश काव्य की जो रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रज भाषा और अवधी भाषा में की गई थी। उसके बाद में है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है दोस्तों स्वर्ण किरण एक प्रकार का कविता है जो कौन सी कवि की रचना है तो वह है कुंवर नारायण की रचना। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कुंवर नारायण। उसके बाद में सवाल में बुलाया गया है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य जो है वो कौन से कवि के माध्यम से लिखा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 41 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कुंवर नारायण के द्वारा ही आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य लिखा गया है।
उसके बाद में है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 42 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो थे वो आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। उसके बाद में है कि किसने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। तो यहाँ पे कुछ में 43 का अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो मालूम होगा, मंगू जो थी उनकी बेटी जो थी वो मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी, जो पहली बार ऐसा उसके साथ ज़िंदगी में पहली बार वे अस्पताल का विरोध नहीं करती है। तो कौन? तो मंगू। और इसके बाद में है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आ गई थी। अगर आप माँ कहानी पढ़े होंगे तो क्वेश्चन 44 में आप सभी को आंसर मालूम होगा कि 11:15 बजे का समय था जब माँ रात को हॉस्पिटल से लौट कर घर आ गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 11:15 बजे। और इसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों गांव में जो था वो कौन ऐसा जुआरी किस्म का व्यक्ति था। तो उस व्यक्ति का नाम था रंगप्पा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, रंगप्पा। अगला सवाल क्वेश्चन 47 में देख लीजिए कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। अगर आप देवी नदी बांध के बारे में आप सभी को मालूम होगा तो उसमें बताया गया था कि लक्ष्मी जो थी उसका जो घर था वो देवी नदी बांध के नीचे था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल बुलाया गया है कि मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी। तो यहाँ पे इसमें 48 का बिल्कुल सही जवाब से नहीं हो जाएगा। मंगू के अलावा उनकी माँ की कुल 2 संतानें थी, मंगू को मिलाकर 3 संतानें थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 49 को देख लीजिए। क्वेश्चन 49 से बोला गया है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 49 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, राधा के द्वारा ही सीता को रसमलाई भेजी गई थी, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 50 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 50 से बोला गया है कि सीता के बड़े लड़के का जो नाम था वो क्या था। तो कहानी पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था कि सीता के बड़े लड़के का जो नाम है वो कैलाश था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 51 में बोला जा रहा है कि सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थी, पब्लिश हो चुकी है। तो दोस्तों कवि जो है सुजाता उनके लगभग 25 से अधिक कृतियाँ जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है। अगला सवाल क्वेश्चन 52 में बोला जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन 52 को हम लोग देख पा रहे हैं, बोला गया है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है। तो नगर शीर्षक कहानी के जो अनुवादक है ना वो श्रीनिवास जी हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, श्रीनिवास। इसके बाद में क्वेश्चन 53 को देख लीजिए। क्वेश्चन 53 में बोला गया है कि अनुज का स्त्रीलिंग वर्ड क्या होगा। तो जिस प्रकार से कोकिल का स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है कोकिला, उसी प्रकार से अनुज का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो अनुजा होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में बोला गया है इनमें शुद्ध वर्ड कौन सा है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे, इसमें खोजेंगे हम लोग कि शुद्ध वर्ड कौन सा है। तो देखिए अधीन जो लिखा गया है ये आधीन लिखा गया है, ये अधीन लिखा गया गलती है, ये बोला गया है आधीन, ये भी गलती है। अधीन का जो शुद्ध वर्ड होता है वो ऑप्शन बी होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल में बोला गया है कि दास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दोस्तों दास का मतलब ही होता है नौकर चाकर। तो यहाँ पे तो नौकर ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है चाकर। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, चाकर। उसके बाद में बोला गया है अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होता है। क्वेश्चन 56 की हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अपेक्षा शब्द का जो विशेषण होता है वे अपेक्षाधीन होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है कि वाग्जाल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा वाक्य जोड़ जाल, यानी क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 58 को देख लीजिए, पूरब शब्द का संज्ञा क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 58 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पूरब जो शब्द होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे आप सभी को ऐसे ऑप्शनों का चयन करना होगा जो सर्वनाम होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो सर्वनाम होते हैं ये कहते किसे हैं।
तो जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है वैसे शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये भाई बहन है जो ये सर्वनाम नहीं बल्कि संज्ञा है। राम भी संज्ञा है। अच्छा, यहाँ पे विशेषण है। तो ऑप्शन ए में बच गया यह, और यह जो होता है यह, वह, मैं, तुम, आप लोग, हम लोग, ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सभी प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम होते हैं। अतः क्वेश्चन 59 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यह। और इसके बाद में बोला गया है कि गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों गुणवाचक विशेषण का मतलब होता है कि जिस शब्द की से किसी भी व्यक्ति के गुण के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी विशेषता हमें पता चलती है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा बुरा, काला गोरा, ये सब होता है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 61 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही बुद्धा एंड हिज धम्मा नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन आप यहाँ पे 62 को देख लीजिए। 62 में बुलाया गया है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या किया करते थे। दोस्तों गिरधर लाल जो थे वो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम किया करते थे, यानी क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा, किरानी। उसके बाद में मनुष्य की पशिता को जितनी बार भी काट दो ये मरना नहीं चाहती, ये किस पाठ की पंक्ति ली गई है। तो यहाँ पे जो पाठ के नाम है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में ही बोला गया है। मनुष्य के जो पशुता की गिनती जितनी बार भी काट देनी, नाखून को जितनी बार भी काट दो वो हमेशा बढ़ जाया करते थे। ये जो लाइन लिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा जी के पाठ से लिया गया है। अगला सवाल 64 में बोला गया है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। ये दोस्तों क्वेश्चन 64 की बात करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी देव जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम था। उसके बाद में बोला गया है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 65 का अगर आप बहादुर कहानी पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि रिश्तेदार जो है वो बहादुर पर चोरी का आरोप लगा देते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, रिश्तेदार। उसके बाद में बोला गया है पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो क्वेश्चन 66 का सही जवाब से नहीं हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज अपनी अम्मा को सबसे बड़ा जज माना किया करते थे। उसके बाद में है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक की बात करेंगे तो ये जो स्थित है ना वो दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। उसके बाद में बोला गया है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 68 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो अंतःकरण निर्मल हो, यानी जो वह व्यक्ति जो अंदर से कोमल हो, निर्मल हो, वैसे व्यक्ति ही ब्रह्मा के पास अर्थात ईश्वर के पास जाने का अधिकारी होता है। उसके बाद में रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात किया करते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, करील के कुंजों पर ही रसखान जो कवि हैं अपना सैकड़ों इंद्रलोक को यानी सैकड़ों स्वर्गलोक को उस पर न्यौछावर करने की बात किया करते हैं। क्वेश्चन 69 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। बोला गया कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसने मार डाला था। यानी नादिर शाह के सैनिकों को किसने मार डाला था, सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों ने। लेकिन नादिर शाह के जितने भी सैनिक थे ना उस सभी सैनिकों ने मिलकर कवि घनानंद को मार गिराया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, घनानंद। उसके बाद में अगला सवाल है सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता कविता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। यानी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा एक रचित कविता का नाम है भारत माता, जिसके लेखक जो है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो ये जो कविता लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है। पहला से मिलेगा स्वर्ण धूल से, यानी स्वर्ण की धूल से, युगवाणी से, गुंजन से, ग्राम्या से। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो रचित कविता भारत माता है ये गांव की कविता के बारे में बताया गया है। यानी उसने बताया गया है कि भारत माता ग्रामवासिनी, यानी भारत माता जो है वो गाँव में निवास करती है। इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ग्राम्या से। अगला सवाल बोला गया है कि अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 72 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है प्रयोगवाद धारा के कवि। उसके बाद में 73 में देख लीजिए एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। तो दोस्तों कुछ में 73 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, वृक्ष रूपी जो चौकीदार है वो बहुत ही दूर से ललकारता है। उसके बाद में कवि रेनर मारिया रील के किसका शानदार रवादा गिर जाने की बात करता है। तो दोस्तों कुछ में 74 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी प्रभु का। अगला सवाल व्याकरण खंड से लिया गया है
कि ख का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 75 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ख बोलते हैं ना तो जो श्वासा निकलता है, आवाज़ निकलता है, वो कंठ से इसका उच्चारण होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा। सरोज का यहाँ पे सही संधि विच्छेद कीजिएगा तो कैसे करते हैं, सरह जुड़ ज, यानी सरोज का कैसे होगा, तो सरह जुड़ जा। मनोज का होता है मनह जुड़ जा, यानी क्वेश्चन 76 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सरह जुड़ ज। उसके बाद में बोला गया है इनमें कौन सा शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे 77 की बात करेंगे तो देखिए क्षमा शुद्ध नहीं है, चिन्ह शुद्ध नहीं है, छत्र भी शुद्ध नहीं है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो चिन्ह भी शुद्ध है और गणित भी शुद्ध है। तो हालांकि ये जो ऑप्शन है वो गलत देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी और डी दोनों होगा। उसके बाद में है कि सिंध शब्द कौन सी संज्ञा है। सिंध शब्द जो है इसमें कौन सी संज्ञा होती है। तो क्वेश्चन में 78 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंध शब्द में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद में है कि नियम शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। तो नियम शब्द का लिंग निर्णय किया जाता है तो नियम होता है स्त्रीलिंग, यानी हमें नियमों का पालन करनी चाहिए। अगला सवाल है सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो दोस्तों सभापति का स्त्रीलिंग रूप होता है सभा नेत्री, यानी क्वेश्चन 80 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सभा नेत्री। अगला सवाल क्वेश्चन 81 को देख लीजिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये कौन सा काल है, कौन सा टेंस है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये भविष्य की बात हो रही है, जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ। तो ऐसे काल को भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है गृह प्रवेश। दोस्तों गृह प्रवेश में कौन सा समास है। तो गृह प्रवेश में मतलब होता है कि गृह में प्रवेश या गृह में करने के लिए प्रवेश। तो ये जो समास होता है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। याद रखिएगा गृह प्रवेश, उसके बाद में हो गया राजभवन, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, ये जितने भी वर्ड बता रहे हैं ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरणों में से एक हैं। अगला सवाल है सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन 83 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ईहा। उसके बाद ये बोलाया गया है कि छूत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। काफ़ी सिंपल है, छूत का क्या होगा, छूत होगा ना। तो क्वेश्चन 84 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल 85 में बोला गया है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो दांत काटी रोटी का मतलब होता है गहरी मित्रता होना, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में है कि उग्र शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। दोस्तों क्वेश्चन 86 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उग्र का मतलब होता है सैम्य, यानी इसका विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा सैम्य। अगला है कि श्याम सुंदर कौन सा समास है। यहाँ पे क्वेश्चन 87 की बात करेंगे तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, श्याम सुंदर। उसके बाद में है कि इनमें कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 88 की बात करेंगे तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्पूर जो है वो तत्सम शब्द है। उसके बाद में बोला गया है कि अंधों में काना राजा लोक व्यक्ति का सही अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अंधों में काना राजा के मतलब होता है कि कोई ऐसा मूर्खों का टोला हो जहाँ पे एक दो व्यक्ति ऐसे मिल जाएं जो कुछ पढ़े लिखे हों, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अंधों में काना राजा। इसका मतलब हो जाएगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अगला सवाल क्वेश्चन 90 का देख लीजिए, बोला गया है कि सादर का विलोम शब्द क्या होता है। जैसा कि मतलब बताया जाता है सादर का मतलब जो होता है वो सम्मान होता है और उसका अपमान करेंगे उल्टा, यानी निरादर करेंगे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में बोला गया है दसमुख में कौन सा समास है। दोस्तों दसमुख में होता है कि जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान ना हो, यानी कोई भी पद प्रधान ना हो और इसका समस्त पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर हमें आकर्षित कर रहा हो, तो वैसे समास को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर हो गया, उसके बाद में बिना पानी हो गया, चक्रधर हो गया, दसमुख हो गया, ये सभी जो समास होते हैं ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। अगला सवाल बुलाया गया है कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है कि सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 92 का सही जवाब सी हो जाएगा, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब देखिए परीक्षा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय क्या होता है। तो परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय कीजिएगा ना तो ये स्त्रीलिंग होगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में बोला गया है कि उदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो जब उदय का सही संधि विच्छेद किया जाता है तो उत जोड़ अय होता है, यानी क्वेश्चन 94 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, उत जोड़ अय बराबर उदय। उसके बाद में बोला गया है निवास शब्द में उपसर्ग है, यानी निवास शब्द होता है
इसमें कौन सा उपसर्ग होता है? तो दोस्तों निवास में, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, निवास का पहला वर्ड क्या होगा? नी होगा, इसलिए उपसर्ग भी हमारा नी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 को देख लीजिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ से किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही जवाब सी होगा, सवाल रोटी का किया गया है। और इसके बाद है, वल्ली अमाल के बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी गई थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन 97 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वैदीशरण के मंदिर में मन्नत मांगी गई थी। अलास्का में बुलाया गया है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराज अयाती केसरी के द्वारा ही पत्थर का बांध बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे तो पाएंगे कि नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिलाने के लिए कहा गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 48 नंबर का कमरा। उसके बाद में बोला गया है 100 में कि मगम्मा की बहू का क्या नाम है? दोस्तों मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है, यानी कि इसमें 100 का सही ऑप्शन ए होगा, नजम्मा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बता चुके हैं हिंदी का 1 से लेकर 100 तक का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुख्यमंत्री सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नई हुई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।